तो हमारे इस कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव की बात हो रही है, जिक्र छिड़ा हुआ हो, और ऐसे में भारतीय रेलवे का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारतीय रेल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या शक्ल होगी 2047 के लिए तैयार हो रहे भारत में रेलवे की? हमारे साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक एक करके अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं रजनी हसीजा जी, जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जी हाँ, आईआरसीटीसी की पूर्व सीएमडी और टूरिज्म एंड मार्केटिंग की डायरेक्टर हैं। मैम प्लीज आइए मंच पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज सक्सेना जी, उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट प्लानिंग के डायरेक्टर रहे। इसके अलावा मोहम्मद जमशेद सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जमशेद जी आप भी प्लीज मंच पर आएं, जो कि रेलवे बोर्ड में मेंबर ट्रैफिक के तौर पर जुड़े रहे और आपके योगदान को आज भी याद किया जाता है। जमशेद जी को रेलवे में बड़े रिफॉर्म करने की वजह से एमटी जमशेद रेल के नाम से शोहरत मिली, खास तौर पर रेवेन्यू और ऑपरेशन बेहतर करने की वजह से। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक और खास मेहमान, रवि वल्लूरी जी को। फिलहाल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक कंपनी में सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट से पहले इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। प्लीज सर बैठें। तो चर्चा की शुरुआत मोहम्मद जमशेद जी से करना चाहूंगा। जमशेद जी, हम बात कर रहे हैं मिशन 2047 की। विकसित भारत का ये जो सपना देखा गया है, इसमें निश्चित तौर पर रेलवे सेक्टर बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है। नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन पर काम स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके हिसाब से हम कितना आगे बढ़े हैं और 2047 के लिहाज से हमारी तैयारियां क्या हैं? थैंक यू समीर, कैन यू हियर? यस यस बिल्कुल। इंडियन रेलवेज की जब हम बात करते हैं तो हम दुनिया के बहुत बड़े तंत्र की बात करते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो माइक थोड़ा सा और पास कर लीजिए। सिंगल मैनेजमेंट में नंबर 1 है, अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट, अंडर ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इंडियन रेलवेज। Yeah, thank you, Sameer. I mean, this is what, yeah, that's my voice is like. तो जैसा कि आपने पूछा कि जब हम भारतीय रेल की बात करते हैं, इंडियन रेलवेज़ की बात करते हैं और इसके योगदान की बात करते हैं भारत की प्रगति में और आने वाले दिनों में जो ट्रेजेक्ट्री 2047 विकसित भारत की तरफ जा रही है, उसमें रेल का क्या कंट्रीब्यूशन है। रेल के बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, क्योंकि रेल की जो इन्फॉर्मेशन हमको बाहर मिलती है और रेल कितना बड़ा तंत्र है अपने अंदर में और किस तरह से ये मैनेज होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होगा। हमने ये देखा है कि पहले एक दशक में, और मैं ख़ास तौर से उस पीरियड में वहाँ था और रेलवे बोर्ड में भी रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा रिफॉर्म भारतीय रेल में हुआ है, इंडियन रेलवेज़ में, वो हुआ है भारतीय रेल के बजट का मर्ज होना मेन बजट के साथ में। ये हुआ है 2016 में, हमने अपना आखिरी बजट पेश किया था और 2017 में मर्ज बजट पेश हुआ था। इस एक रिफॉर्म से विच वॉज सो ट्रांसफॉर्मेटिव कि इसकी वजह से टोटल डिपॉलिटिसाइजेशन हो गया इंडियन रेलवेज़ का, इंडियन रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स का और इंडियन रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम हमेशा ये देखा करते थे कि 5 लाख करोड़ के आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 30,000 करोड़ का बजट है 2014 तक, 30,000 to 50,000 करोड़ का, और हमारे पास जो 500 से 800 प्रोजेक्ट रहा करते थे, उस सब में जो एलोकेशन होता था बड़ा लिमिटेड होता था। पहली चीज़ ये हुई कि एलोकेशन बढ़ाया गया, 1.5 लाख का बजट होना शुरू हुआ और इस वक्त 2.5 लाख का बजट हर साल दिया जा रहा है पिछले लगातार 2 सालों से। 2.5 लाख करोड़ हम दे रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसके अलावा जो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बजट है, जो इंडियन रेलवे अर्न करता है, इसकी अर्निंग्स पैसेंजर से और फ्रेट से जो आती हैं, जिससे इसके पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकलते हैं, वो हमारे पास हुआ करते थे लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। ये बढ़ के 2025-26 के बजट में, जो साल अभी चल रहा है और मार्च एंडिंग तक, मुझे विश्वास है कि ये टारगेट जो है बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये पूरा होगा 3 लाख करोड़ का। तो टोटल अगर आप देखें बजट में, तो जो इंडियन रेलवे का एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है 5,65,000 करोड़ का है हर साल का। दिस इज एनॉर्मस, ऑलमोस्ट $80 बिलियन के बराबर हम लोग करते हैं। ये इंडियन रेलवे यहाँ तक पहुँच गई है और ये प्रगति
पिछले 10 साल में बिल्कुल, इसको मैं हमेशा कहता हूं कि दिस हैज बीन अ गोल्डन डिकेड ऑफ इंडियन ओके, रेलवेज। पिछले 10 सालों को आप गोल्डन डिकेड मान रहे हैं, यानी पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है उससे पहले नहीं हुआ था। नहीं, उससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि जब हम पीरियड की बात करते हैं 2004 से 2014 जी। और दूसरा डिकेड हम करते हैं 2014 से 2024, Yes. इनके बीच में अगर हम बात करें तो टोटल हमारी जो ट्रैफिक आउटपुट थी, जिसे कहते हैं कि फ्रेट ट्रैफिक आउटपुट, जिससे कि सारी अर्निंग्स आती है, लगभग 8,000 मिलियन टन्स की थी उस 10 साल में, और पिछले डिकेड में ये बढ़कर 12,000 मिलियन टन्स की हो गई। जो इन्वेस्टमेंट रेलवे में दिया जाता था 1.5 लाख करोड़ का था 10 सालों में, 2004-2014 में, और 2014-2024 में 8.5 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रेलवे को दिया गया है प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए। आज हमारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में पूरे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की लाइन आपके सामने है, अभी अभी सैरोंग को जोड़ा गया है मिजोरम में। इसके साथ साथ जितने भी नई हाई स्पीड ट्रेन आने वाली है जी, और अब dedicated आप आए मुद्दे पर, जनता की पसंद की बात। बुलेट ट्रेन कब आएगी? काम तो बहुत जोरों पर चल रहा है, लेकिन क्या जल्द ही ये मुमकिन होगा कि मुंबई से अहमदाबाद हम 2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे? अब बुलेट ट्रेन में हाई स्पीड है, और हाई स्पीड दो तरह की चीज़ें होती हैं, सेमी हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड, स्पीड बढ़ाना, और एक होती है हाई स्पीड। वर्ल्ड वाइड आपकी हाई स्पीड होगी अगर आप 250 किलोमीटर के ऊपर पर आवर की स्पीड से आपकी ट्रेनें चलेंगी। एवरेज 300 भी होता है। वी हैव ट्रैवल्ड। ये हमारी हाई स्पीड ट्रेन है। 508 किलोमीटर की डिस्टेंस मुंबई से अहमदाबाद के बीच का ये पूरा किया जाएगा 2.5 घंटे में। और 2029 में, जैसा कि अभी पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने बताया, पूरा सेक्शन मुंबई से अहमदाबाद कंप्लीट होके कमीशन हो जाएगा और ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। शुरुआत लेकिन 2027 में हो जाएगी। 2027 में एक सेक्शन के शुरुआत करने की बात है, क्योंकि ये सेक्शंस के हिसाब से खोला जाएगा। अहमदाबाद से सूरत है, सूरत से वापी है, जी। इस तरह से सेक्शंस आगे। चलिए, तो ये एक अहम बात हुई। अगस्त 2027 में ये उम्मीद की जा सकती है कि बुलेट ट्रेन में हम वाकई इस देश के अंदर सफर कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त रजनी जी भी मौजूद हैं, और रजनी जी, IRCTC में आपका एक्सपीरियंस गजब का रहा। हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में कैसा एक्सपीरियंस हो, रेलवे सफर कैसा हो, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके, और ट्रेनें कितनी तेज चलें। लेकिन शुरुआत तो होती है टिकटिंग से, और टिकट जब आदमी बुक कराने जाता है तो IRCTC की साइट पर जाता है। कई बार उसे दिक्कतें भी होती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मन में ये सवाल होता है कि भाई कंफर्म टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब कुछ स्थिति बेहतर हुई है? जी, आ रही आवाज? नहीं, आप स्थिति तो डेफिनेटली बेहतर हुई है पहले की तुलना में। इसके भी कुछ आंकड़े आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी तो आप लोगों को खुद ही आई थिंक क्लियर हो जाएगा। 1920 में जब कोविड से बिल्कुल पहले हमारी जो पर डे बुकिंग थी वो थी 8 लाख टिकट पर डे, 8.5 लाख के आसपास थी। कोविड के दौरान ये जो बुकिंग थोड़ी कम हो गई, क्योंकि कोविड में तो ट्रैवल वैसे ही कम था। उस साल को छोड़कर बाकी उसके बाद लगातार इसमें इंक्रीज ही होता रहा है, बढ़ोतरी ही होती रही। और आज जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये जो बुकिंग थी वो 14.5 लाख के आसपास पर डे के हिसाब से बुकिंग पहुंच चुकी है। और ये जो बुकिंग है ये आप कह सकते हैं कि पहले इसकी जर्नी बड़ी कमेंडेबल रही है। इसने बहुत ही फेजेस में बहुत अच्छी जर्नी करी है। दर प्रति दर जो हमने एंटीसिपेट की थी ग्रोथ कि इंटरनेट जैसे जैसे इंटरनेट कंट्री में ग्रो करेगा वैसे वैसे टिकटिंग ग्रो करेगी, उससे कहीं ज़्यादा रही है। इसका अर्थ है कि पिछले दशक में ये जिस रफ्तार से बढ़ी है वो हम सब के लिए भी एक अचंभा रही, क्योंकि आज की डेट में लगभग 89% बुकिंग जो है वो इंटरनेट पर आ चुकी है। Oh my God, आप 89% बता रही हैं। मुझे ये पता था कि 80% के आसपास है। 80% करीब लोग ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। इसमें एक कहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आपदा में अवसर ढूंढिए। तो जब 20-21 में जब कोविड का टाइम आया था उस समय हम लोगों को उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस किए थे, काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और कई विषयों पर काम किया गया। तो हमारा जो सिस्टम है वो गियर अप हो गया। जो पहले मात्र 14,000 टिकट प्रति मिनट करता था वो आज की डेट में 37,000 प्रति मिनट कर रहा है। तो लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वर्क हैज़ ऑल्सो बीन डन इन द पास्ट। तो आप आज की डेट में अब आप ये कह सकते हैं एक छोटी सी लिस्टेड PSU संस्था जो IRCTC है वो रेलवे के लिए 70,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कलेक्ट की है उसने पिछले साल,
और लगभग 60 लाख के आसपास, 60 करोड़ के आसपास उसने पैसेंजर बुक किए हैं। तो आंकड़ों की तो कमी नहीं है, और ये सभी तभी हो पाया है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया गया, उसको ऑप्टिमाइज किया गया, नए नए सॉफ्टवेयर लाए गए, उन्हें यूज़ किया गया और टूल लाए गए जिन्होंने कि उसके ऊपर काम किया, और कई तरह की कुछ गौर गतिविधियां थी उस पर भी चेक लगाया। तो इन सारी कवायद का जिसका आपने जिक्र किया, क्या ज़मीन पर स्थितियां बदली हैं? अगर आप ट्रेन की टिकट बुक कराना चाह रहे हो, 10 दिन पहले आपको पता चलता है कि मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि फ्रॉड्स पर काबू पाने के लिए आईआरसीटीसी क्या कर रहा है, क्योंकि तमाम तरह के फ्रॉड्स को भी इसका जिम्मेदार माना जाता है कि आम लोगों को टिकट नहीं मिल पाती है, एजेंट्स जो हैं वो टिकट ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी महरूम रह जाता है। कुछ फिगर्स और दूंगी आपको समीर जी। जी। इस साइड में अगर 100% टोटल बुकिंग होती है तो उसमें से आपकी 16% बुकिंग जो होती है वो वेबसाइट के थ्रू, नॉर्मल वेबसाइट है जो irctc.co.in उसके थ्रू होती है। 58% जो बुकिंग होती है वो IRCTC कनेक्ट ऐप के थ्रू होती है, जहां कोई एजेंट की एक्टिविटी नहीं है। ओके। 18% ऐसी एक्टिविटी है जो B2C पैनल में, जैसे डिफरेंट IRCTC के जो चैनल पार्टनर है, जैसे एग्जिगो, मेक माई ट्रिप, कंफर्म टिकट, बहुत सारे ऐसे, पेटीएम, हमारे बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर रहे हैं और हैं भी, जो कि इस चैनल से बुकिंग करते हैं। फिर देन हमारे कुछ डिफेंस पार्टनर्स हैं जो हमारी बुकिंग करते हैं। और रही किसी को प्रायोरिटी देने की बात, इवन डिफेंस के जो पार्टनर्स हैं उनको भी चैनल में कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फाइनली जो रिक्वेस्ट है ये एक ही नेट पर जाके लगती है, एक ही पाइपलाइन में जाके लगती है, जहाँ से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती। फिर भी कुछ शिकायतें आई हैं जो कि तत्काल के टाइम में ज़्यादा है। बेसिकली देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई गैप का भी एक इशू है जो कि बहुत रहा है। उसको जो हैंडल किया रेलवे ने, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हैंडल किया है और टेक्निकली भी हैंडल किया है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करने के लिए रेलवे ने इस पर एक तो इसे आधार से जो लिंक किया है कि 1 जुलाई, आई थिंक 1 जुलाई 2025 से जिसने अपना आधार ऑथेंटिकेट किया है वही तत्काल टिकट बुक कर सकता है। इंडिविजुअल आईडीज हैं, कुछ और चेक्स भी हैं। एजेंट की एक्टिविटी फर्स्ट पर 15 मिनट्स के लिए तो एकदम ही बंद है, उसमें तो बिल्कुल ही रोक लगी हुई है। और आप डिफरेंट आपकी जो ARP खुलती है उसमें एक सर्टेन पीरियड तक, ARP इज एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, तो जैसे 120 दिन का है, तो उसमें आप एजेंट बुकिंग शुरुआत के पीरियड में नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं जो रेलवे ने पास में दिए हैं। टेक्निकली इसे हैंडल करने के लिए रेलवे ने काफ़ी बड़ा एक चेंज किया है। उसने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्लेस किया है, एक बहुत ही रेपुटेड संस्था के थ्रू किया है, जिससे कि कंटेंट 92% ऑफ द कंटेंट जो कि स्टैटिक कंटेंट है उसे अलग कर दिया गया है। और बाकी जो डायनामिक क्वेरी है वो सीधा सिस्टम पर जाती है, जिससे एक्टिविटी, जो मैंने आपको अभी कहा कि जो 14,000 पहले कभी टिकट जिसके लिए डिज़ाइन हुआ था वो आज 37,000 टिकट बुक कर रहा है, वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का ही है। ठीक है। देन ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी हो रही, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा है, जो इतना शोर था, लोगों के हाथ में टिकट नहीं जा रही थी, तो उसके लिए एक तो है कि जो चोर है उसे पकड़ा जाए, उसके लिए अलग से काम किया गया। कई आईडीज़ को डीएक्टिवेट किया गया, नियरली 2.5 करोड़ के आसपास आईडीज़ जो हैं पिछले वर्ष डीएक्टिवेट की गई। और आधार ऑथेंटिकेशन की एक्टिविटी को बहुत ही स्ट्रीमलाइन किया गया, जिसमें आधार के साथ APIs ली गई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब एक स्टेज ये आ गई है कि अभी हम जो आई थिंक IRCTC और क्रेस जो हैं दोनों मिलकर इसे OTP से लिंक कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम 322 ट्रेनों में ऑलरेडी चल रहा है। ओके। तो बहुत हद तक फ्रॉड्स पर भी काबू पाने की तैयारी है। और जाहिर है जब हम मिशन 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो हर जो सेवाएं हैं, हर तरह की जो सेवाएं हैं रेलवे से जुड़ी हुई, उसमें वो विकास नज़र भी आना चाहिए। हमारे साथ पंकज सक्सेना जी इस वक्त मौजूद हैं, और फॉर्मर डायरेक्टर DFCC के। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं इस वक्त। और यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मालगाड़ियों की स्पीड जो है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पहले होती थी, आज हम 75 किलोमीटर पर आवर पर मालगाड़ियाँ चला रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर्स ने क्या कुछ दिया है रेलवे सेक्टर को, और आने वाले वक्त में, क्योंकि मिशन 2047 बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी प्लानिंग है, तो फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे किस तरह से डेवलप करते हुए हमें देखने को मिलेंगे? हेलो, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आज ऑलरेडी
4th नंबर पे इकोनॉमी में हैं और हम बहुत जल्दी 3rd लेवल पे आ जाएंगे, 3rd पोजीशन पे। तो जो हमारा एनुअल जीडीपी का ग्रोथ रहा है पिछले कुछ वर्षों में और जो हम आगे के लिए टारगेट करते हैं वो करीब 6 से 8% पर ईयर का हम लोग टारगेट करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि लॉजिस्टिक सेक्टर, रेलवे सेक्टर दोनों को करीब 2% एक्स्ट्रा, मतलब 8 से 10% के लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा, तब हम देश में 6 से 8% की जीडीपी ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं। ना 8 से 10% ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि रेलवे सेक्टर, जो कि एक लॉजिस्टिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा पहलू है और इंटरमोडल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 2 कॉरिडोर्स जो पहले कंसीव की गई थी, ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि स्टार्ट होती है लुधियाना के पास एक साहनेवाल जगह वहाँ से, और 1337 किलोमीटर चलकर ये सोननगर बिहार में कंप्लीट होती है। इंटरेस्टिंगली ये ईस्टर्न EKIC जो हमारी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, AKIC सॉरी, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब से ये करीब पिछले 2 साल से 100% ऑपरेशनल है, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इससे पूरे कोल सेक्टर में, पावर सेक्टर में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। हम लोगों के जो पावर प्लांट थे, ये बेसिकली जो यूपी, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया के जितने भी पावर प्लांट्स हैं, उसको कोल सप्लाई का काम इसी कॉरिडोर के थ्रू पूरा होता है। जो हमारा झारखंड से जो कोल लोड होता है और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके इधर लेके आते हैं। तो पहले देखा गया था कि कोल का एक मिनिमम रिजर्व स्टॉक रखना पड़ता है किसी भी पावर प्लांट में, और जो कि कई बारी क्रिटिकल लेवल से काफ़ी नीचे हो जाता था। अभी किसी भी प्लांट में करीब 18 से 20 प्लांट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डायरेक्टली सर्व करती है, इनडायरेक्टली और करीब 10-12 प्लांट्स को करती है। कहीं पर भी कोल की शॉर्टेज नहीं आई। और अभी हमने कुछ समय पहले अपने मंत्री जी को भी सुना, जिन्होंने बताया था कि हमारे पास कोरकली ना सिर्फ सरप्लस कैपेसिटी है पावर की, और जो कि और जितना फ्यूचरिस्टिक प्रोविज़न है, जो हम सोचते हैं कि जितनी डिमांड आ सकती है, उससे भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की हमारी कैपेसिटी है। और इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं भारतीय रेल और DFC दोनों अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करूंगा। वेस्टर्न कॉरिडोर 1506 किलोमीटर की कॉरिडोर है, जिसमें से एक 100 किलोमीटर का पैच महाराष्ट्र एरिया में वैतरणा से JNPT के बीच में छोड़कर बाकी पूरा 100% ऑपरेशनल है। और इससे हमारे कंटेनर मूवमेंट, जो वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न कॉरिडोर में जो मैक्सिमम कंटेनर मूवमेंट हमारा होता है, उसको हमने प्रैक्टिकली रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया है। हम जो, जैसा कि समीर जी आपने बताया कि हम लोग पहले जो ट्रेन्स चलाते थे वो कोई 15 kmph 20 kmph, बिकॉज हमारी एक अपनी प्रॉब्लम थी कि हमको उसी ट्रैक के ऊपर में पैसेंजर ट्रेन्स चलानी होती थी, उसी ट्रैक पे राजधानी चलती थी, उसी ट्रैक पे कंटेनर चलती थी। हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अपना एक मिशन स्टेटमेंट रखा है, हायर, हैवियर, फास्टर एंड लॉन्गर। ओके। जो ट्रेन्स हम पहले 750 मीटर की चलाते थे, हम उसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एज ए रूटीन 1.5 किलोमीटर की ट्रेन चलाते हैं, उसे हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन बोलते हैं। तो आगे इसकी रफ्तार और बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी है क्या? ऑलरेडी जैसे हमारी जो कंटेनर मूवमेंट है जी, एम्प्टी और लोडेड दोनों कंडीशन में 100 kmph की उसकी स्पीड है। और हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 60 से 70 kmph की एवरेज स्पीड अचीव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि हमारे पास जितने वैगन्स थे, जिसको कि हम पहले पोर्ट से लेके और हिंटरलैंड में लाने में करीब 48 घंटे या 50 घंटे लगाते थे, अब वो काम हम 20 से 25 घंटे में कर देते हैं। राइट। तो सेम वैगन हमारा 2 टर्न अराउंड दे देता है। एक्चुअली में हमारा सेम ट्रैफिक कैरी करने के लिए हमारी वैगन की रिक्वायरमेंट 50% रह जाती है, और कैपेसिटी जो क्रिएट हुई है अलग, वो है ही हमारे पास में। तो ये दोनों मिलके आपस में एक बहुत बड़ा, तो इससे भारत की क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट्स पर भी असर पड़ा है? 14 to 15% इसे माना जाता है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद करेंगे ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी? ये मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द आने वाली है। अच्छा। अगर अभी नहीं आई है तो, मतलब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, बट मैं उसको कोट नहीं करना चाहता। ओके। ये ऑलरेडी रिडक्शन है इसमें, और एक रिपोर्ट में ऐसा आया भी है, बट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट एक भारत सरकार की तरफ से इशू हो तभी हम उसको क्लेम करेंगे। बट ऑलरेडी इससे कम से कम कोल सेक्टर में और पावर सेक्टर में और कंटेनर सेक्टर में, एक्सिम ट्रैफिक में, हम लोगों ने
लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया डीएफसी के थ्रू और भारतीय रेलवे के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ रवि वेलूरी जी भी मौजूद हैं। रवि जी, ये बताइए कि इतनी सारी बातें हमने सुनी, इतने सारे काम हो रहे हैं, चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो वो आपके हिसाब से आज की तारीख में रेलवे के लिए क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? या फिर कह लें मिशन 2047 की राह में ऐसा कौन सा रोड़ा है जिसे आप कहते हैं कि वो तो दूर होना ही चाहिए, तभी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? हेलो जी जी। पहले मैं TV9 जमशेद सर को धन्यवाद देता हूँ कि आई एम हियर। आई जस्ट बिगिन कोट ऑनरेबल प्राइम दैट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सर प्लीज ये माइक ले। आई डोंट थिंक Hello. Modern infrastructure brings development. We want to transform the lives of people in villages through better roadways, railways, highways and airways. ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोट है। तो आपने जो चैलेंजेस की बात की है, इन चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने सबसे पहले नेशनल रेल विकास योजना का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2000 में। उसमें पीपीपी मॉडल में, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टू गार्नर मोर ट्रैफिक एंड टू ईज कंजेशन इन ट्रैक्स। तो उस तहत मैं एसोसिएटेड था वेरियस प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड। अब वहाँ 350 किलोमीटर का रेल कॉरिडोर बन रहा है, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ऑन कंप्लीशन जो अगले 2 साल में हो जाएगा, लगभग 150 किलोमीटर 150 मिलियन टन्स ऑफ कोल एंड मिनरल्स मूव होंगे। तो अगर वो हो जाए तो जो कंजेशन है अभी ट्रैफिक में, जो मुंबई हावड़ा रूट है वो टोटली डीकंजेस्ट हो जाएगा और वहाँ हम मोर मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला सकते हैं। तो जो लोगों की शिकायत है पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं होती है, तो वो एक चीज़ है जो बिल्कुल अचीव हो जाएगी। ओके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चूँकि मैं वहाँ काम कर चुका हूँ, मुझे याद है जब हम 40 ट्रेन्स, तब मुगल सराय कहते थे, अब DDU दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, तो सर का मैसेज आता था गुड। तो आज के दिन हम 65 ट्रेन वहाँ अचीव कर रहे हैं। और प्रयागराज डिवीज़न मंडल का पंक्चुअलिटी इज़ 95%, जो पहले लगभग 30% होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं 150 मिलियन टन ऑफ कोल छत्तीसगढ़ एरिया से अगर ट्रांसपोर्ट हो, कितना वो ऐड करेगा हमारे इकोनॉमी को, बूस्ट करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सर ने बोला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि 11 लाख करोड़ कैप एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर हुआ था, और जो पहले यूपीए के टाइम में 2 लाख करोड़ उस दिशा में होता था। ओके। एंड जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर पिछले साल करीब इस साल अबाउट 3 लाख करोड़ होगा। फिलहाल मैं एडवाइज़र कृष्णपट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड में हूँ जी। वो 114। सर एक बात बताइए, ये एसपीवी मॉडल या जॉइंट वेंचर मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इस रफ्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल इसको बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड, जैसे ये कृष्णपट्टनम पोर्ट से जो कार्गो है वो मूव कर रहा है टू एक जगह है गुंटकल डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे में जी, ओबरावल्लपल्ली। तो लगभग 23-24 मिलियन टन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो हमने उससे लास्ट ईयर अबाउट 505 करोड़ अचीव किया था। और जो जनरल फिगर आई है एसपीवी मॉडल से, जितनी भी एसपीवीज़ हैं उन लोगों ने ओवर द लास्ट, जब से इंसेप्शन हुआ है, 1 लाख करोड़ अचीव किया है फॉर इंडियन रेलवेज। तो इसमें ये एक तरह से आप डेडिकेटेड ही कह सकते हैं, बट कमोडिटी स्पेसिफिक है जी। और इससे
मतलब आपकी पैसेंजर स्पीड्स ऑटोमेटिकली बिलीव इम्प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रैक्स डीकंजेस्ट हो जाएंगे रन करने के लिए, जो एक मेजर चैलेंज है खासकर नॉर्दर्न इंडिया में इस समय। लोगों की बहुत शिकायत होती है कि फॉग है, ट्रेन्स पंक्चुअली रन नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन ये एक चैलेंज बिल्कुल मीट विद होता है। ठीक है, भारत की गति शक्ति की बात हो रही है, रेलवेज की बात हो रही है। मोहम्मद जमशेद जी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद सर, काम तो बहुत हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब हम देखते हैं त्योहारों का वक्त होता है, खास करके छठ हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, रेलवे स्टेशन पर भीड़, ट्रेन के अंदर भीड़, जनरल बोगी के तो पूछिए ही मत, इतनी भीड़ की कदम रखने की जगह नहीं होती। ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीरें त्योहारों के टाइम पर अलग अलग देश भर के स्टेशनों से सामने आती हैं, ये सिलसिला कब बंद होगा और इसके लिए हम क्या गंभीरता से कुछ कर रहे हैं? समीर, ये सवाल पैदा होता है जब हम ये देखते हैं कि भारत में जो ट्रेनों में पैसेंजर ऑपरेशंस है, बड़े दो क्लियर कट सेगमेंट हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक पैसेंजर सेगमेंट है और एक फ्रेट सेगमेंट है। भारतीय रेलवे की जितनी भी आय आती है वो 2/3 आती है फ्रेट सेगमेंट से और 1/3 आती है पैसेंजर सेगमेंट से। पैसेंजर सेगमेंट के ऊपर जो अर्निंग होती है, जो पिछले साल हुई थी 75,000 करोड़, फ्रेट साइड में इसकी डबल हुई थी। 75,000 करोड़ में जो इन पैसेंजर्स को चलाने के लिए जो भारत रेलवे की लागत आई थी वो 1.5 लाख करोड़ थी, यानी कि 50% सब्सिडी थी। सो ये एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस सेगमेंट है भारतीय रेलवे का, जिसको क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। फ्रेट ट्रैफिक से जो प्रॉफिट आता है उससे कंपनसेट किया जाता है। एक तो ये बात रही कि किस तरह से हम लोग किराए बढ़ाने की बात है, अगर आप सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात करते हैं। सबर्बन सिस्टम अगर आप देखें, सबर्बन में लगभग 1 करोड़ यात्री रोज चलते हैं। ओवरऑल इंडियन रेलवेज में 2 करोड़ 20 लाख के आसपास यात्री रोज चलते हैं। इनमें जितनी भी इंडक्शन होता है, रोलिंग स्टॉक का इंडक्शन जितना होता है और जितना हमें ज़रूरत होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वो प्लान किया जाता है जितना आपका एवरेज ट्रैफिक होता है। जब हमारे ये समर रश होते हैं, जब हमारे मेला रश होते हैं, जब भी हम देखते हैं कि इस तरह की, और हमेशा इस तरह की पिक्चर्स आती हैं जो किसी को भी शायद पैलेटेबल भी नहीं है, हम लोगों को भी लगता है, क्योंकि जब हम भी चलाया करते थे गाड़ियाँ तो जनरल कंपार्टमेंट जो है वो आपने देखा होगा कि लोग उसी में जाते हैं। एक तो सोल्यूशन ये है कि जनरल कंपार्टमेंट्स के बजाय सब के सब रिजर्व कंपार्टमेंट कर दिए जाएँ और उस पीरियड के लिए एक एडिशनल रिजर्व रखा जाए कोचेस का। लेकिन अब तो सर हाल ये होता है कि रिजर्व जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि AC1 AC2 में भी लोग घुस जाते हैं, इतनी भीड़ होती है और वहां पर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इससे ये समस्या जो है वो सॉल्व होगी? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देखें कि 5,000 कोचेज अगर इंडक्ट हुई थी एक 10 साल के पीरियड में, और पिछले साल पिछले 10 साल के पीरियड में 55,000 कोचेज को इंडक्ट किया गया है, यानी नई ट्रेनों में लगाने के लिए, और जो ट्रेनें अभी चल रही हैं उनको लंबा करने के लिए इनके साथ में। लेकिन सही बात है कि अभी भी जो त्योहारों के टाइम पे जो रश होता है उसको मीट आउट करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शायद अभी भी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और इस तरह की स्थिति जो बनती है ये किसी भी हालत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि रेलवे अब सिर्फ महज एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने वाला एक इंजन भी है? बेसिकली इसीलिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम जो ये सोशल बर्डन कैरी कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि भारतीय रेल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अकेला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दुनिया भर में जो इसको चला रहा है, क्योंकि हमारे 2 कमिटमेंट्स हैं। एक सोशल कमिटमेंट है, पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन ऑफ कैरिंग ऑल दीज पैसेंजर्स एवरी डे, और दूसरा हमारा है फ्रेट सेगमेंट जिसको हमें चलाना है। बिजनेस ओरिएंटेशन पूरी तरह से नहीं हो सकता है, इसीलिए भारतीय रेल अपनी जगह पे, भारतीय रेल कनेक्ट करती है। दूर दूर की जगहों पे हम लोग रेलवे लाइन बिछाते हैं जहाँ पे रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, जहाँ पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसलिए कि लोगों को ये सुविधा मिले। और आने वाले दिनों में भारत की प्रगति में ये भागीदारी वैसे भी बहुत बड़ी है भारतीय रेल की, और आगे भी इसी तरह से जुड़ी रहेगी। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है एक तरह से भारतीय इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बिल्कुल। सक्सेना साहब, इसमें फ्रेट कॉरिडोर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? जहां तक मेरी जानकारी है, छठ के दौरान शायद ऐसा हुआ था कि फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल हमने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भी किया था ताकि भीड़ का बोझ कम हो। मैं सोच ही रहा था कि आप अगर मुझे मौका दें बोलने का, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल कोट करूंगा। अच्छा। जो कि फ्रेट कॉरिडोर की प्रेजेंस से बहुत बड़े क्रिएट हुए। सबसे पहले मैं कुंभ की बात करता हूँ। इस साल जो हमारे यहाँ कुंभ हुआ अभी, इसमें हम लोगों की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से 58 करोड़ लोगों ने
इसमें बात लिया है 58 58 करोड़। और इसमें मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन भारतीय रेल ने 13-14 हज़ार स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 13-14 हज़ार स्पेशल ट्रेनें, तो मैं कम से कम भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण अंग रह चुका हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें भारतीय रेल की इस कुंभ, देखिए ये डिमांड हमेशा से थी, लोग जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। उसमें भारतीय रेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेन चलाने में जो भूमिका निभाई, उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक इम्पॉर्टेंस, बिकॉज सारा फ्रेट ट्रैफिक हमने इधर से ले लिया था। उसके बाद में हमने बहुत सारा फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट लाइन के ऊपर हमने एम्प्टी रेक्स भी क्लियर किए, जो पैसेंजर ट्रेन उस पर नहीं चल सकती हैं, तो हमने उसके एम्प्टी रेक्स इधर से क्लियर किए, और लोडेड जो पैसेंजर ट्रेन थी, बिकॉज डायरेक्शन बड़ा क्लियर था, कुंभ तक एक तरफ से आना था, दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं बनारस के टूरिज्म का। बनारस का टूरिज्म आज जो देश में स्टैटिस्टिक्स है, गोवा से ज़्यादा विजिटर बनारस में आते हैं, और बनारस जाने में देखिए हवाई जहाज कितनी फ़्लाइट्स हैं बनारस में, वो आप भी जानते हैं। ज़्यादातर जो भी टूरिस्ट हैं वो सब ट्रेन से जाते हैं, और उस ट्रेन में चूंकि हम फ्रेट को सेगमेंट के और पैसेंजर सेगमेंट को अलग कर पाए हैं जी। हम उतना हिडन टूरिज्म कैच कर पाए हैं। ये एक इम्पैक्ट बहुत क्लियरली विजिबल है, और जो बिल्कुल सही बात है। और उनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी बूस्ट किया जा सकता है, और ये जो बोझ भारतीय रेल पर पड़ता है आमतौर पर त्योहारों के वक्त, उसे भी कम किया जा सकता है। रजनी जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है, इसलिए मैं जल्दी से आपसे ये सवाल पूछ लूं, क्योंकि 2047 में विकसित भारत में कोई ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ट्रेन के अंदर बैठे टिकट का अच्छा खासा किराया भी दे, लेकिन जब खाने की बारी आए तो केटरिंग व्यवस्था जो है वो ऐसे ही हो, मतलब खाने के नाम पर आपको बासी खाना मिले, या फिर खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो जितनी आमतौर पर यात्री एक्सपेक्ट करते मैं हैं। सोच ही रही थी कि अभी तक आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। देखिए, एक उत्तम खाना देना तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हमने पैसा लिया है उसका, और आपके किराए में उसका पैसा शामिल है। जी। उसके लिए हम सुझाव दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट भी होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में वो बहुत अच्छे से एग्जिबिट नहीं होते। क्योंकि एक आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में आप कई गाड़ियों में आप जो जहाँ पर प्रीपेड ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, उनमें तो खाना आपके पास प्लान्ड है, आपके पास संख्या है कि आपने कितने लोगों को क्या सर्व करना है, वो आप सर्विस कर रहे हैं। तो ये खाना उत्तम प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है एक हमारी संस्था IRCTC, जहाँ मैंने काम किया है पास में, उसको दी गई है। काफ़ी ट्रेनों में सर्विस है, और कुछ सर्विस की जा रही है, और कुछ कंप्लेंट्स में कमी भी आई है, और पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए अलग से कई किचन्स बनाई गई हैं, किचन्स को मॉडर्नाइज किया गया है, ठेकेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, उनके साथ डेटरेंट एक्शन लिया गया है ताकि क्वालिटी मेंटेन हो, और कई कंप्लेंट्स के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई है। और ये लगातार कंसिस्टेंट है, ये एक दिन की बात नहीं है समीर जी, ये कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। जैसे एक फेस्टिवल आता है तो नई स्पेशल चलती है, उनमें भी केटरिंग शामिल होती है। उसमें टाइम पीरियड बहुत कम मिलता है जिसमें कि लेकिन यात्रियों की आमतौर पर यह शिकायत होती है कि ठीक है, आप अगर अच्छा खाना नहीं दे सकते तो हमें कम से कम ऑप्शन ही दे दीजिए कि बिना खाने के प्राइस ऐड किए वो टिकट से माइनस हो जाए वो पैसा, हम खाना अपने घर से ले आएंगे। सर, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वन कैन ऑप्ट फॉर फूड, वन कैन नॉट ऑप्ट फॉर द फूड। अगर आप ऑप्ट नहीं करते तो आपको पैसा नहीं देना है। बट उसका लेके ट्रेन में उसको लेके थोड़ा सा घमासान होता है कि जब दूसरों को खाते हुए देखते हैं तो उनको भी भूख लगती है, तब वो मांगते हैं, तो उतना खाना आदमी लेके चढ़ा नहीं होता। बिल्कुल रवि जी, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए क्या इस समस्या का कोई हल निकाला जा सकता है? बहुत छोटे में, वक्त थोड़ा कम है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, डोमिनोज वगैरह, IRCTC ने उसमें काफ़ी काम किया है, तो वो केटरिंग प्रॉब्लम इज बीइंग रिजॉल्व्ड इन दैट। जी, ई केटरिंग कहते हैं, ई केटरिंग के माध्यम से आप बुक कर सकते हैं, और आप स्टेशन पर कुछ ट्रेनों में आप डिलीवरी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेशन में सर्टेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अगर गाड़ी थोड़े समय तक रुकती है तो आदमी जाके डिलीवरी ले सकता है। एंड इट हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली। मुझे बताया गया कि पर डे पैकेजेस की जो संख्या है जो ई केटरिंग के माध्यम से सर्व हो रहे हैं, ये काफ़ी उनकी संख्या बढ़ चुकी है। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे लेकिन इसमें गाड़ी छूटने का भी डर तो रहेगा। नहीं, वो उतरते नहीं, कुछ लोग जो हैं वहाँ के नीचे गए उनको सर्व कर देते हैं, ठीक है, तो बॉय आगे आके दे जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो रेलवे सेक्टर एक अहम भूमिका निश्चित तौर पर निभा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें एक्साइट करती हैं।
आने वाले वक्त में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, बुलेट ट्रेन का इंतजार कई सालों से किया जा रहा है। 2027 में ये इंतजार खत्म होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है, तो बहुत कुछ एक्साइटिंग आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।